आपको पता है यहाँ मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है, या क्या किया जा रहा है, मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है। बर्न का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना। बर्न का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, MgO। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इस साइड में हम जो मैग्नीशियम या ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट। और जो इस साइड में, जो राइट साइड में जो प्राप्त होता है वो है प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट। अब हम कहते हैं कि भाई जो भी आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड होता है और ये बेसिक नेचर का होता है। जो भी देखो मेटल ऑक्साइड, जैसे कॉपर हो गया, मेटल है, में कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके जो भी ऑक्साइड होते हैं वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि नॉन मेटल जैसे हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, जैसे भाई कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। ये चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हम एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये केमिकल जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उस टाइम काम आएगा। जो भी हो, आपको पता है ना, लिटमस पेपर का जो कलर चेंज कर देते हैं, जैसे एसिड किसके अंदर कर देता है, एसिड आपको पता है ब्लू को रेड कर देता है, क्या कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है। जबकि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये रेड को ब्लू कर रहा है, क्या कर रहा है, रेड को ब्लू कर रहा है। तो यानी पानी का, अगर पानी के अंदर घोल के चेक करेंगे लिटमस पेपर से, तो ये रेड से ब्लू कर रहा है, इसका मतलब ये बेसिक नेचर का है। जो भी चीज़ें हैं वो हम बाद में समझेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। तो अभी हम यही समझ रहे हैं कि जब भी केमिकल इक्वेशन को हम समझाते हैं तो जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं वो A+B, जो भी हो, A+B इज इक्वल्स टू AB। तो लेफ्ट साइड वाले ये सारे रिएक्टेंट है, A रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट है। जो प्राप्त होता है रिएक्शन के पश्चात, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप से होती है, तो इनके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कुछ चीज़ें हैं, वो भी हम समझेंगे। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कौन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार ना तो मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मास इक्वल होना चाहिए। इसलिए एलिमेंट्स को ये हीट एंड ट्रायल मेथड द्वारा हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि भाई हम इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम यानी कि फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इनके भी कुछ रूल्स हैं, ये हम क्लास में डिटेल्स में पढ़ पाते हैं। तो ये आराम से हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है। अब हम मेन बात कर रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशन हो रही है, ये कितने टाइप्स की होती है और किस प्रकार से होती है। आपको पता होगा कि भाई केमिकल रिएक्शन, जैसे अगर कोई, जैसे रिएक्टेंट है A+B इज इक्वल्स टू AB, या फिर क्या होगा, AB कोई सिंगल प्रोडक्ट है, ये टूट जाएगा, A+B, ये डीकम्पोजिशन है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये कोई कंपाउंड है किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाईली मेटल है, रिएक्ट A को डिस्प्लेस कर देगा और BC बन जाएगा। तो कहने का मतलब जब कोई दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब कोई कंपाउंड दो या दो से अधिक पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब किसी कंपाउंड में से हाईली रिएक्टिव, जो मेटल से रिएक्ट करवाते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह आ जाता है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे अगर मैं बात करता हूँ, क्या है, जैसे H2 + O2, ये कंबाइन करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। कार्बन + ऑक्सीजन क्या बना रहा है, CO2। तो बताओ, ये सिंगल है, ये एलिमेंट्स दोनों मिलकर के कंबाइन होकर के क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। ये कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन कैसे होगा, जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि भाई जैसे एक
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मैंने, ये सिंगल प्रोडक्ट है, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया C+O2। या फिर MgO है, इसको मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक डाउन कर दूंगा Mg+O2। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार से हो सकती है, या तो इसको हीट दे सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक के द्वारा, या फोटोलाइटिक के द्वारा। जैसे आपको पता होगा, जैसे मैं बात करता हूँ CaCO3, इसको मैं अगर हीट देता हूँ तो ये क्या होगा, CaO+CO2 इसके अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये हीट की वजह से हो गया। दूसरा क्या है कि भाई लाइट की वजह से, जैसे जैसे फोटोग्राफी होती है, वाइट फोटोग्राफी, जैसे AgBr है, AgBr को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ Ag+Br2, Ag+Br2, ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये क्या है, सनलाइट या लाइट की वजह से हो रही है। इसके अलावा आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ वाटर को लेता हूँ और 2 इलेक्ट्रोड, ये मान लो एनोड है, ये कैथोड है, एनोड प्लस में होता है और कैथोड माइनस के अंदर होता है। जब इनको हम बैटरी से जोड़ के स्विच ऑन कर देते हैं तो ये क्या होगा, वाटर डीकम्पोज हो जाएगा। वाटर क्या होगा, डीकम्पोज हो जाएगा और H2+O2 में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार अगर इसके अंदर नमक डाला हुआ है, NaCl है, तो यह भी डीकम्पोज हो जाएगा Na+Cl, जो भी Cl2, ये डीकम्पोज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहलाता है। डीकम्पोजिशन 3 प्रकार से हो सकता है, या हीट से, या फिर फोटोलाइटिक, या हीट से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करा सकते हैं, चीज़ों को डीकम्पोज करा सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपको पता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जब भी किसी हीट को जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया है CaCO3, इसको हीट देते हैं तो CaO+CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें हीट का एब्जॉर्ब किया जाता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जबकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही एक एग्जांपल दिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को, जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर यानी डाला जाता है तो ये CaOH का होल ट्वाइस बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, और हीट भी एक्सक्रीट होती है, हीट एक्सक्रीट होती है। तो ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा श्वसन प्रक्रिया, रेस्पिरेशन भी एक क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है कि भाई डीकम्पोज हो रही है, कुछ चीज़ें डीकम्पोज, जैसे सड़े गले पदार्थ या छिलके, सब्जियां, ये मिट्टी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डीकम्पोज कर देते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, तो आप याद रखोगे एक्जोथर्मिक है। कौन सी है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। आपको पता है रेस्पिरेशन के दौरान भी हीट के रूप में या ATP के रूप में एनर्जी निकलती है, तो ये भी एक रेस्पिरेशन भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन हमेशा कॉम्बिनेशन में से हो सकती है, डीकम्पोजिशन में से नहीं होगी। क्यों डीकम्पोजिशन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, डीकम्पोजिशन तो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। तो एक्जोथर्मिक, सारी क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्जोथर्मिक होती है, नहीं। ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है वही एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। बाकी कॉम्बिनेशन होती है और क्या है, वो क्या एक्जोथर्मिक सारी होना जरूरी नहीं है। लेकिन डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है वो मैक्सिमम रूप से हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट का एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन